दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो यूपीएससी में जो इतिहास विषय है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसकी पहली हम जो यूनिट्स है, जो 6 यूनिट्स है, उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उन यूनिट्स में हमें क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस पिछले 3 साल में आए हैं और हमारा आंसर किस तरह का हो सकता है। तो अभी पहले तो सभी लोगों को शुभकामनाएं जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं और आप लोगों ने सब्जेक्ट कहीं ने ले रखा है, कहीं अभी शायद सोच रहे होंगे कि क्या लेना है, तो आप लोग इस चीज़ को जल्दी डिसाइड कर लो। और आपको इतिहास अगर आपका विषय है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतिहास विषय ही लो। हाँ, अगर आपने इतिहास सोच रखा है, आपका एक सब्जेक्ट है, तो उसमें हमें किस तरह की चीज़ें पढ़नी है, क्या पढ़ना है और क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, तो हम 4 पार्ट में ये क्लासेज अलग अलग पूरी करेंगे। आज जो पहला पार्ट है उसमें 1 to 6 जो यूनिट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इतिहास है उसमें किस तरह चीज़ें यूपीएससी में शामिल की गई है और किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछती है। अब देखो, एक तो वो पढ़ाई होती है, वो होती है परीक्षा उपयोगी, एग्जाम ओरिएंटेड, और एक होती है पढ़ाई, समझ रहे हो ना, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई होती है। तो हमें यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम में वो इतिहास फालतू की बातें, ये उसने लिखा, फलाने ने लिखी, वो यहाँ नहीं है। यहाँ हमें वो पढ़ाई करनी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जिसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए। तो आप आज हम जो है किस तरह से देखते हैं कि क्या चीज़ है, इसमें कौन सी चीज़ें आती है, वो हम देखेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, यूपीएससी का। तो सबसे पहले हमें लिख रखा है हमारे सिलेबस में स्रोत, कि इतिहास के स्रोत कौन से। अब देखो, स्रोत में लिखा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा जो पार्ट है वो आपके हुआ साहित्य स्रोत, यानी 2 पार्ट हुए इस स्रोत में। सोर्स कौन से हमारा, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सेकंड आपके लिटरेचर जो है उससे रिलेटेड सोर्स कौन से है। तो ये जो है उसमें सबसे पहले अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन या खोज, जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में, सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। इसमें से इस वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। पहली जो ये यूनिट है अन्वेषण जो है, इसमें लिया हुआ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक्सप्लोरेशन जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड जो है, यानी किसी चीज़ को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब हुआ पता कैसे चला, यानी कि दबी हुई थी सभ्यता। तो इसके भी 2 प्रकार से पता चलता है किसी भी सभ्यता के बारे में जब हम बात करते हैं। एक तो जो है आपके परंपरागत तरीका, एक वैज्ञानिक तरीका। परंपरागत तरीका जैसे कहीं खुदाई की, कोई चीज़ निकल गई, मकान या भवन बना रहे थे तब कोई चीज़ निकल गई, तो इस तरह की चीज़ें वो परंपरागत है। वैज्ञानिक तरीके में जीआईएस है, सैटेलाइट है, आपके कुछ विधियाँ है, साउंड सिस्टम, सोनार टाइप है, अगर समुद्र में दबी हुई है कोई सभ्यता तो उनसे हम पता लगाते हैं कि सभ्यता कोई चीज़ वहाँ पे है या नहीं है। सैटेलाइट की वजह से, रिमोट सेंसिंग वाले भी आजकल काम में आते हैं। जैसे हम खनिजों के बारे में पता करते हैं तो कोई चीज़ दबी हुई है, भूमिगत है, जैसे सरस्वती नदी है, उसके बारे में पता लगाया। तो एक आपके एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि परंपरागत और वैज्ञानिक विद्या कौन सी है, आपके एक क्वेश्चन इससे ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा आता है उत्खनन, एक्सकेवेशन, इसमें लिखा हुआ होगा एक्सकेवेशन। उत्खनन में आपके 2 प्रकार का है, आप सभी जानते हो। एक होता है क्षैतिज और एक होता है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, लंबवत, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये जो एक्सकेवेशन होता है, इसमें जैसे क्षैतिज उत्खनन है, फिर उसमें कहीं है, इससे क्या पता चलता है, सभ्यता का विस्तार वगैरह, ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो ऊर्ध्वाधर से पता चलता है क्रम, युग पता चलता है। जैसे मान लो पुरानी सभ्यता है तो नीचे दबी हुई है, तो उसके बाद में ऊपर ऐसे चरण मिलते हैं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे सोन नदी संस्कृति हम देखते हैं पाषाण युग में, वो आपके मोहनजोदड़ो में ऐसे लेयर्स मिलते हैं। कुषाणों तक जो स्तूप मिले हैं हम पढ़ते हैं, रोपड़ में मिलते हैं। तो एक आपके दिल्ली है जैसे। तो अन्वेषण दूसरा हुआ हमारा उत्खनन। उत्खनन 2 प्रकार का, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो पुरातात्विक स्रोत में पहले ये आपके, फिर आपके आता पूरा लेख विदा, एपिग्राफी जो है वो आपके आती है। एपिग्राफी का क्या मतलब है यहाँ,
एपिग्राफी का मतलब है अभिलेख, अभिलेखों का अध्ययन। तो उनके आधार पे हम इतिहास कैसे लिख सकते हैं, इतिहास का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, अभिलेखों के माध्यम से हम सीमाएं कैसे निर्धारित कर सकते हैं, आर्थिक जीवन, प्रशासन के बारे में, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, जैसे अशोक के लेख है उनसे कई सारी चीज़ें मिलती है, शासक की व्यक्तिगत रुचि क्या है, सब चीज़ें इसमें आती है आपके। तो एपिग्राफी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली चीज़ है। फिर आता है आपके न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र में आपको पूछ सकते हैं, एक तो मुद्रा की शुरुआत हुई, सबसे विकसित काल कौन सा था, पतन क्यों हुआ मुद्रा में, तो इस तरह से एक तो मुद्राओं के विकास से संबंधित। फिर एक किसी पर्टिकुलर राजवंश से संबंधित आपको मुद्राएं पूछी जा सकती है, या फिर मुद्रा शास्त्र से, मुद्राओं से भी हम किसी क्षेत्र की सीमाएं, राज्य विस्तार, शासक की रुचि, ये सब आर्थिक दशा, धार्मिक, सांस्कृतिक दशा, ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो ऐसे न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपके आता है स्मारक, मोन्यूमेंट्स जो है आपके, उनके बारे में वो कैसे जानकारी देते हैं हमें इतिहास के बारे में। तो ये पहला हुआ आपका। तो लिटरेरी सोर्सेज से पहले हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे के विरोधाभासी है, या पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या साहित्यिक स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों का कंपेयर करके इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एक तो, और एक इनसे पर्टिकुलर चीज़ों से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आपके आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो लिटरेरी सोर्सेज हमारा स्वदेशी, इंडिजिनस कौन सा है, फिर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय, फिर कविताएं जैसे संगम वगैरह, कवियों की रचनाएं हैं, परनर वगैरह, वो आपके कैसे इतिहास की जानकारी देते हैं। विज्ञान साहित्य जो आपके साइंटिफिक लिटरेचर है वो आपका पूरा। फिर क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, लिटरेचर, लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेज एंड रिलीजियस लिटरेचर, यानी एक तो क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य जो प्राचीन काल में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होना शुरू हो चुका था, आपके तमिल, कन्नड़, महाराष्ट्र में आपके मराठी, ये जो चीज़ें थी, कोंकणी, और उनके बारे में उनकी जानकारी आपके कौन सी प्रमुख, जैसे कन्नड़ के त्रिरत्न कौन से है, इस तरह की चीज़ें। तेलुगु जो है विजयनगर साम्राज्य में जो विकास हुआ वो पूरा आपके, तमिल साहित्य जो संगम युग से लेकर है। धार्मिक साहित्य में आपके जैन, बौद्ध और पौराणिक जो धर्म है हमारा, तो तीनों चीज़ें हैं वो आपकी इसमें आती है। और विदेशी में जो आपके आते हैं फॉरेनर अकाउंट्स, उसमें ग्रीक, ग्रीक में जो यूनानियों ने भारत के बारे में लिखा है, मेगस्थनीज, स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क, उन्होंने जो जो बात लिखी है। फिर चाइनीज़ जो है आपके फाइयान, सुंगयून, एनसांग, इत्सिंग, चाउजू कुआ, वो लोग, उन्होंने क्या, अरब लेखक जो आपके सारे सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, फिर आपके अल बरूनी, तो उन्होंने भारत के बारे में क्या जानकारी जुटाई है, इब्न होकल वगैरह ने। तो ये चीज़ें आपके, ये तो आपके जीएस में भी यहाँ तक पूछा हुआ अरब लेखक वाला फर्स्ट पेपर में। तो ये एक जो यूनिट है सोर्सेज से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण है, मायने रखती है। अब इसमें कहीं अभिलेख मिला, ये एक वो चीज़ें यहाँ नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताती है कि इनसे क्या जानकारी मिलती है। अब इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि हमें कौन से क्वेश्चन हैं वो यहाँ पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मैप के सिवा, मैप पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, जो मैप वाला पोर्शन है उस पर। तो जब बात आती है क्वेश्चन की कि आपके जैसे ये यही क्वेश्चन है कि आरंभिक भारतीय ऐतिहासिक परंपरा, इतिहास लेखन की जो परंपरा है, जैसा कि वह इतिहास पुराण से प्रतिबिंबित है, किस प्रकार प्रकट हुई, इस शैली के विशिष्ट अभिलक्षण क्या है। जो साहित्यिक स्रोत है उससे ये आपके क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत में ऐतिहासिक परंपरा जैसा कि इतिहास पुराण से प्रतिबिंबित है, किस प्रकार प्रकट हुई। जो इतिहास पुराण है, जो पुराणों में ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती है, उनसे हमें किस तरह से भारत का इतिहास हम निर्धारण कर सकते हैं। जो वंशावलियाँ, सर्ग वगैरह मिलते हैं तो उसके बारे में बताया गया। इस शैली के विशिष्ट अभिलक्षण क्या है, क्या ये मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण है, या इसमें ऐतिहासिकता की कमी है, या पुरातात्विक स्रोतों के साथ ये सुमेलित नहीं होती है, या काव्य महाकाव्यों की शैली में है, तो वो सारी बातें हम यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह आपके ये जो क्वेश्चन है ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है हमारे, तो हमें यहाँ ध्यान नहीं देना है।
तो ये एक क्वेश्चन जैसे आपके वो इस टॉपिक से पूछा गया है। इसी तरह बाकी जो आपके टॉपिक से जो इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ देख सकते हैं। क्या आप इस मत से सहमत है कि पुरातात्विक साक्ष्य प्राय साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? टिप्पणी करो। अब यहाँ पे ये एग्जामिनर आपको जानना चाहता है कि पुरातात्विक साहित्य में जो लिखी हुई बातें हैं क्या वो पुरातात्विक साहित्यों से बेहतर तरीके से समझी जा सकती है? कैसे? अब जैसे हम पढ़ते हैं पूरा ऋग्वेद, उत्तर वैदिक साहित्य, लेकिन वो अगर जब तक हम पुरातात्विक साहित्यों को साथ लेकर नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये जो बातें हैं इनके बारे में हम कोई भी चीज़ स्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे महाकाव्य है, महाभारत, रामायण है, लेकिन अगर पुरातात्विक स्रोतों के साथ मेल नहीं खा रही तो वो फिर उसकी ऐतिहासिकता हमें संदिग्ध लगती है। तो किसी चीज़ की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने के लिए हमें साहित्यिक स्रोतों के साथ पुरातात्विक स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है। पूरा वैदिक जो वाग्मय है उसके लिए ये पड़ता है यहाँ पे, और बाकी जो बाद में नाटक लिखे गए कईयों में तो उनसे भी हमें पता चलता है कि अब जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र है तो उसकी बातों को, उस अर्थशास्त्र की रचना को लेकर विवाद हुआ है, लेकिन अगर जब हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर उन चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो मौर्यकालीन आती है। तो इस तरह से साहित्यिक स्रोतों को और पुरातात्विक स्रोतों को एक पूरक के तौर पर देखने की ज़रूरत होती है आपके। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था आपके। फिर आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 साल का आपके ये था, फिर इसके बाद जो है हमारा किस तरह का क्वेश्चन आया तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। इसमें पूछा नहीं तो 2 साल पूछा गया था, कभी कभार किसी एक वर्ष आपके क्वेश्चन नहीं भी आता है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने देखे स्रोत वाले पोर्शन से, तो आपको आइडिया हुआ होगा कि स्रोत वाला जो पोर्शन है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसमें कौन किस तरह की चीज़ें जो है वो हमें पूछी जाती है। तो पहली जो चीज़ थी हमारी वो ये थी स्रोत। तो आपको यहाँ पे दोनों का मैंने बताया कि पूरक के तौर पे पूछ सकते हैं, या आप ये पूछ सकते हैं कि जो साहित्य में उल्लेख मिलता है वो वास्तविक में कितना सही है, कितना काल्पनिक है, या फिर पूरा विज्ञान साहित्य जैसे आपको पूरा का पूरा पूछ लिया। जैसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में वैज्ञानिक साहित्य के विकास पर चर्चा करो, तो अब आपको पूरा वैज्ञानिक साहित्य वैदिक काल से शुरू होता है। जैसे यज्ञ वेदिकाएँ बनाते हैं, वहाँ से गणित ज्यामिति की शुरुआत होती है, तो वहाँ से लेकर गुप्तोत्तर काल तक की पूरी जो है वो चीज़ें यहाँ आपको पता होनी चाहिए प्राचीन में, और मध्यकाल में भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहली जो चीज़ हुई हमारी वो ये है, हालांकि ये जो है यूनिट प्राचीन काल से जुड़ी हुई है इसलिए अपने को प्राचीन काल वाली बातें यहाँ ज़्यादा ध्यान रखनी है। दूसरी जो यूनिट है हमारी प्राग ऐतिहासिक व आद्य ऐतिहासिक, वही पाषाण युग से लेकर वैदिक संस्कृति तक का पूरा भाग, जिसमें इसने सिंधु घाटी अलग से दे दी क्योंकि आद्य ऐतिहासिक जो प्रोटो हिस्ट्री है उसमें इंडस और वैदिक पीरियड आते हैं, और प्री हिस्ट्री में आपके स्टोन एज, कैलकोलिथ पीरियड और मेगालिथ आते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, हालांकि वो अलग दे रखी है वैदिक और, तो ये है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, भौगोलिक कारक। ये जो प्रोटो हिस्टोरिकल या प्री हिस्टोरिकल जो सिविलाइजेशंस थी आपके या कल्चर्स थी, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, उसके लिए कौन से भौगोलिक कारक उत्तरदायी थे, कहाँ पे लोग रहते थे, क्यों रहते थे, जलवायु में क्या बदलाव आए, उनके जो उपकरण थे उसमें क्या क्या बदलाव आए, वो सारी चीज़ें आपके शिकार व संग्रहण, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग, तो आपके पूरा दिया हुआ है आपके कौन सी चीज़ आती है इसमें। तो पूरा पाषाण पैलियोलिथ और मेसोलिथ में तो हमें हंटिंग और आपके दिया हुआ फूड गैदरिंग, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। बाद में बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर नियोलिथ और कैलकोलिथ पीरियड में ताम्र पाषाण, नव पाषाण में खेती का विकास किस प्रकार हुआ, ये चीज़ आपकी आती है। तो यहाँ से जो अधिकतर पूछते हैं आपके नव पाषाण जो संस्कृति है भारत में, उसका विस्तार, केंद्र, बस्तियाँ, अर्थव्यवस्था, इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें पूछ सकते हैं। मध्य पाषाण में आपको उपकरण बनाने की विधिया और संस्कृति का विस्तार, उसके भौगोलिक कारक कौन से जिम्मेदार थे विस्तार के, तो ऐसी बातें इसमें से आ सकती है। तो दूसरी यूनिट से हमारे कौन से क्वेश्चन आए हैं तो हम थोड़ा सा देखेंगे तो आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। तो सेकंड यूनिट से हम शुरू करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके यहाँ पे सेकंड यूनिट से क्वेश्चन इस पेपर में नहीं आया 18 वाले में,
कभी कभार पूरी जो यूनिट है वो आपके स्किप कर देते हैं, यूपीएससी की यही खास बात है। यहाँ पे जो है आपके इस वाले पोर्शन में नहीं पूछा है क्वेश्चन, पूरा ये भी आपके स्किप कर दिया, तो आप देख सकते हो एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। राजनीतिक अभ्युदय वगैरह ये है, और आपके ये वाला जो पार्ट है उत्तरवैदिक काल, वैदिक काल, इसमें आपके नहीं है। तो कई बार मैंने बताया था कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपके यूपीएससी स्किप कर देती है और आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि हम यूनिट पढ़े नहीं या छोड़ दे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं, हमें छोड़नी। जैसे यहाँ ये एक पिछले 3 साल में एक क्वेश्चन यहाँ आया कि मध्य भारत और दक्कन में गैर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों का उदय न केवल लोगों के जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक है, वरन प्राग से आदि ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण का भी द्योतक है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि द emergence of non-Harappan Chalcolithic culture in central India and the Deccan marks a change not only in the substances pattern of people but an overall transition from pre to proto-historical period critically analysis। मध्य भारत का मतलब जो मालवा और ये जो कायथा, एरन, ये संस्कृति थी ताम्रपाषाण, और दक्कन में जो देमाबाद, जोरवे संस्कृति थी, ये गैर हड़प्पाकालीन थी, क्योंकि हड़प्पन संस्कृति का अधीन ये नहीं आती थी। इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों का उदय न केवल लोगों के जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक, वरन प्राग से आदि ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण का भी द्योतक है। तो ये जो लोग थे, ये ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, तो यहाँ के जीवन में जैसे पहले आखेटक थे, फूड गैदरर जो थे या भोजन संग्रहण करता थे, तो वहाँ से अब ग्रामीण संस्कृति और कृषि आधारित संस्कृतियों का विकास हुआ। यहाँ खेती बाड़ी, मछली पालन, इनके प्रमाण मिलते हैं आपके, तो वो चीज़ यहाँ हम देख सकते हैं। समालोचनात्मक विश्लेषण करना है कि भैया उनकी जीवन निर्वाह की पद्धति में बदलाव आए। बदलाव क्या है? आखेटक और खाद्य संग्रहण से ये खेती की तरफ बढ़े, इन्होंने ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया। देमाबाद, इनाम गांव, नवदा टोली ऐसी जगह थी जहाँ कई फसलों के उगाने के हमें प्रमाण मिलते हैं, और वो ग्रामीण संस्कृति के चरण तक पहुंच चुके थे और नगरीय अवस्था में पहुंचने की ओर संकेत भी देते हैं, देमाबाद जैसी, इनाम गांव जैसी बस्तियां। तो वो बातें अब मैं यहाँ बतानी है, तो उसका एक तरह से मूल्यांकन करना। तो ये आपकी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हुआ, फिर बाकी नहीं है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस है आपके कई बार किसी यूनिट से पूछते हैं, कई बार 2 साल 3 साल तक भी यूपीएससी जो है आपके वो पर्टिकुलर एक यूनिट नहीं पूछती है। सिंधु घाटी वाला जो है, इसमें मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो वीडियो मैंने बताया उसमें सारी चीज़ें आपके डाल दी। हाँ, सिलेबस हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है इस 2 चीज़ों से पूछते हैं आपके, एक तो उद्गम और एक पतन। उद्गम उत्पत्ति के सिद्धांत, पतन के कारण और उनका मूल्यांकन। फिर आपके नगर नियोजन से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है टाउन प्लानिंग से, तो टाउन प्लानिंग वाला जो है वो पार्ट आपको ध्यान ज़्यादा रखना है। तो ये ज़्यादा 3 चीज़ें यहाँ इस सिंधु घाटी वाले में आपके इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन 2011 से मैंने उस वीडियो में डिस्कशन किया, आप लोग देख सकते हो, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा और पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दोबारा सिंधु घाटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो चीज़ देखोगे तो 2011 से लेके आपकी 19 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने देखे, वो इन्हीं 2 टॉपिकों से जुड़े हुए हैं। या तो आर्यों के साथ उनका संबंध जोड़ के पूछे गए हैं कि निर्माता आर्य थे, या पतन के कारक जो थे वो आर्यों की क्या भूमिका रही, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके, और इसमें आप 3 चीज़ें ध्यान रखते हो तो आपके क्वेश्चन जो है वो लगभग मिल जाते हैं, और वैसे तो इन 2 से ही आपके मिल जाएंगे। तो सिंधु वाला जो पार्ट है वो आपके ये है सिलेबस का। फिर हमारी जो चौथी यूनिट जो आती है आपके वो है महापाषाण संस्कृतियाँ, मेगालिथ जो कल्चर है आपके। मेगालिथ कल्चर जो दक्षिण भारत में थी पर्टिकुलर था, कुछ आपके मध्य भारत में भी महापाषाण संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं।
वो सिंधु से बाहर पशु चारण व कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, सेटलमेंट, कृषि का विकास, शिल्प क्रम, मृद भांड और लौह उद्योग। यानी जो मेगालिथ पीरियड है हमारा पूरा का पूरा कल्चर जो है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर्स आउटसाइड द इंडस, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, सेटलमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, पोल्ट्री एंड आयरन इंडस्ट्री। अब इसमें हमें क्या देखना है कि महापाषाण संस्कृतियाँ जो आपके मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाले भाग में, और हमारा जो विंध्यन वाला जो भाग है, मध्य भारत वाला भाग, उत्तर प्रदेश और एमपी का जो इलाका है, यहाँ पर हमें कुछ महापाषाण संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। तो इन महापाषाण संस्कृतियों में क्या जीवन शैली का हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, जैसे कहीं पे लोहे का, सबसे पहले कहते हैं कि महापाषाण संस्कृति के लोगों ने ही लोहे का प्रयोग किया। फिर यहाँ उनके जो मृदभांड थे उनके साथ लोहा मिलता है, तो इससे ये चीज़ संकेत मिलता है कि लोहे का जो प्रयोग है वो भारत में इन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कब्रों में भी लोहे के प्रमाण मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं। तो लोहा लाने वाली जो संस्कृतियाँ थी भारत में, वो कौन सी मानी जाती है? मेगालिथ। फिर उनके जो आपके समाधियाँ थी, डोलमेन वगैरह कौन सी थी, टोपी वाली जो आपके समाधियाँ मिलती है, इस तरह से अलग अलग इनके जो पत्थर रखे जाते थे समाधियों पे, तो उनके जो प्रकार है उसके बारे में हमें जानकारी जुटानी है। तो ये जो पार्ट है ये आपके इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा इस सिलेबस में मिक्स कर लिया, क्योंकि ये जो है आपके सिंधु से बात, तो इसमें कुछ हद तक जो कैलकोलिथ वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाता है। कहीं पे जैसे नवपाषाण संस्कृतियाँ साथ साथ चल रही थी सिंधु घाटी के दक्षिण भारत में, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो चीज़ें ज़्यादा ध्यान ये रखनी है कि इस समय जो ये मृदभांड कला जो आपके थी, और लोहे का जो पहली बार प्रयोग हुआ आदि चलनूर, हल्लूर जो दक्षिण में, ब्रह्मगिरी, टी नरसिंहपुर, वहाँ पे हमें इस तरह की जो चीज़ें मिलती है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उन्हीं से ये मैन होल वगैरह उनसे चीज़ें, मैन होल क्या होता था, टॉपिकल क्या होता था, आपके डोलमन क्या होता था, इनके बारे में, इन समाधियों के बारे में हमें पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड हमारे क्या क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा बहुत हम ये भी देख लेते हैं कि ये चीज़ कौन सी है। फिर लास्ट में मैप वाले पे हम थोड़े अलग से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन जो है, अब ये जो महापाषाण संस्कृति है, ताम्रपाषाण संस्कृति है, कई बार इनसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैप में पूछते हैं आपको, जैसे 2 या 3 साइट्स पूछ लिया आपके, तो वो फिर वहाँ पूछ लिया गया, उस साइट्स के बारे में हमें लिखना होता है। तो अब जैसे इसमें क्वेश्चन नहीं था आपके पूरे में, आपके आप यहाँ देख सकते हो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आगे हम देखते हैं कि और किसी साल क्वेश्चन आया हमारे, तो आपके ये वाला पोर्शन, ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें भी नहीं आया, यानी कि 2 साल आपके नहीं पूछा पिछले 2 सालों में। और जो 3 सालों का हम देखते हैं, तो हमें यहाँ आइडिया हो जाएगा कि पूछा या नहीं पूछा गया। तो ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पूछा है, लेकिन इनके बारे में नहीं पूछा है, यानी कि इनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, इनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब ये होता है कि इस बार इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा महापाषाण संस्कृतियों से, और वो आपको ध्यान रखना है। तो हमारा एक जो टॉपिक था वो ये था, महापाषाण संस्कृतियों से संबंधित। अब जो अगला जो हमारा क्वेश्चन आपके यूनिट जो आती है, वो है आपके आर्य और वैदिक काल, वैदिक पीरियड, भारत में आर्यों का प्रसार। अब वापस ये महत्वपूर्ण है, यानी सिंधु और वैदिक से आप ये मान के चलो कि हर साल क्वेश्चन आता ही है, दोनों को मिला के पूछते ही है, और एक पुरातात्विक जो स्रोत है उससे महत्वपूर्ण बनता है। यानी कि इन 5 में से 3 यूनिट जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके। अब इसमें जैसे आर्य और वैदिक पीरियड है, आर्यंस एंड वैदिक पीरियड, एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया, आर्यों का भारत में प्रसार। वैदिक काल पूरा धार्मिक व दार्शनिक साहित्य लिटरेचर हो गया। ऋग्वेदिक काल व उत्तरवैदिक काल में हुए रूपांतरण, क्या बदलाव हुए, इसको अगर आप तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे, ऋग्वेद और उत्तरवैदिक, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुए, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धर्म और दर्शन में, तो आपका क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं होगा। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन, वैदिक युग का महत्व है, राजतंत्र और वर्ण व्यवस्था का विकास, यानी कि लगभग सारी चीज आ गई आपके। वैदिक पीरियड, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल लिटरेचर, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऋग्वेदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड,
पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक एज, इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड वर्ण सिस्टम। तो आपके अब इसमें आप देखना आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये क्योंकि वैदिक और सिंधु ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे हर साल आपके पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे दोनों को मिला के पूछा, कैसे मिला के पूछा कि पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं, वे ये तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम से गुजरी थी। अब कहीं क्योंकि लोग जो साहित्यिक स्रोत है जैसे ऋग्वेद में पुरंदर आर्यों का उल्लेख मिलता है तो वो मानते हैं कि भाई सिंधु घाटी के पतन के लिए आर्य दोषी थे, तो इन्होंने उस चीज को खारिज करने के लिए स्पेसिफिक चीज लिखी, पुरातात्विक साक्ष्य पतन के लिए क्या जिम्मेदार। इसका मतलब ये आर्यों को साहित्यिक स्रोतों में जो उल्लेखित चीजों को यहाँ शामिल नहीं करना चाहते पतन के लिए। जो पुरातात्विक स्रोत थे जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना या इकोलॉजिकल जो इम्बेलेंस था उसके बारे में ये जानना चाहता है। तो इस तरह से ये चीज एक तरह से क्लियर की गई आपके। फिर हमें यहाँ देखना है कि और कौन सा क्वेश्चन आया आपके। तो अब इसमें आपके और क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट वाले पेपर में हम देखते हैं तो वहाँ हमें जरूर मिलेगा वैदिक काल से कुषाण काल, ये रहा आपके। तो जैसे ये क्वेश्चन एक पूछा गया पिछले 3 सालों में कि परीक्षण कीजिए कि ऋग्वैदिक से उत्तरवैदिक काल तक वर्ण व्यवस्था के रूपांतरण ने स्त्रियों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया। Examine how the transformation of the Varna system from the Rigvedic to the later Vedic period affected the position of women। अब जैसे ऋग्वेद में हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था नहीं थी वहाँ। ऋग्वेद में सिर्फ कुछ हमें कार्यों के आधार पर क्षत्र, ब्रह्म, विष का उल्लेख मिलता है। वो ऋग्वेदिक पीरियड में ये था। ऋग्वेद में जरूर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता लेकिन वो शेपक मंडल यानी वो उत्तरवैदिक काल में रचा गया 10वां मंडल। तो ऋग्वेद में तो हमें सिर्फ यही नाम मिलते हैं, क्षत्र, विष, ब्रह्म यानी यही थे। और वर्ण व्यवस्था, वर्ण जो था वो रंग के लिए प्रयुक्त हुआ था, न कि किसी क्लास सिस्टम के लिए शब्द आया। तो इस समय यानी कि समान अधिकार थे महिलाओं को, क्योंकि अभी तक वर्ण व्यवस्था किस चीज़ का सूचक है। वर्ण व्यवस्था ये है कि अभी तक कार्य विभाजन नहीं हुआ समाज में। तो कार्य विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं हुआ तो सभी कार्य सभी लोग कर सकते थे। तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार था, वो पुरुषों के साथ बराबर भाग लेती थी। और हम पढ़ते हैं सभा और विदत में वो भाग लेती थी, बाद में भाग उसमें जो उनकी भूमिका थी उसमें गिरावट आई। तो अब वो आजीवन आप अविवाहित रह सकती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ऐसी कन्याओं को अमाजु ब्रह्मवादिनी कहा गया है आपके। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि उनकी पुरुषों के लगभग समान भागीदारी थी। हाँ, उनको कुछ राजनीतिक अधिकार नहीं थे राजा को चुनने का, या कुछ संपत्ति से संबंधित कुछ अधिकार नहीं थे, बाकी उनको लगभग सारे अधिकार प्राप्त थे। जैसे उत्तरवैदिक काल में कार्य विभाजन हुआ, हालांकि जन्म आधारित अभी भी वर्ण व्यवस्था नहीं आई थी उत्तरवैदिक काल में, अभी भी वो आपके कार्य आधारित थी। तो कार्य विभाजन हुआ तो अब हरेक का कार्य अलग अलग निश्चित हुआ। तो महिलाओं का कुछ कार्य जो वो निश्चित कर दिया गए। अब उनके जो शिक्षा संबंधी जो अधिकार थे उसमें कमी की गई और उनकी एक तरह से जो कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई तो एक पूरकता के तौर पर उनकी भागीदारी आपके निर्धारित की गई। तो वो घरेलू कार्य जो थे उसमें उनकी संलग्नता बढ़ी। तो शिक्षा के अधिकार या सभाओं में, समितियों में जो भाग लेने के अधिकार थे वो आपके धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन भी ऐसे ही दोनों को मिला के पूछा कि हड़प्पा संस्कृति के लिए कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहित्यिक स्रोत, उस समय हमें कुछ भी नहीं मिलता। और जो लिपि है वो साहित्यिक स्रोत नहीं है, वो जो मृदभांडों मिलती है वो भी पुरातात्विक स्रोत में ही आती है, हालांकि फिर भी वो भी अपठित है। एवं वैदिक काल के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सोचना है। ये पहली बात बिल्कुल सही है कि ऋग्वैदिक काल के बारे में कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, लेकिन वैदिक काल के बारे में हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो हमें ऋग्वैदिक काल में लाल काला मृदभांड मिलते हैं आपके, और उत्तर वैदिक काल में आपके PGW गेरुआ चित्रित मृदभांड जो है आपके, चित्रित दूसर मृदभांड, भगवानपुरा, ददेरी, नौ, कोट बुलन, अतरंजी खेड़ा, छत्रपुर, यहाँ पे खूब सारी चीजें मिली है आपके। तो वो सारी चीजें, लोहे का प्रयोग वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। तो वो पुरातात्विक स्रोत है। और प्रोटोटाइप जो नगर थे आपके हस्तिनापुर वगैरह, उनका भी हमें उल्लेख मिलता है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर वैदिक काल में पूरा तात्विक साक्ष्य नहीं है, कम है लेकिन है। बोगिस कोई सी शुरू हो जाते हैं जो भारत में नहीं विदेश में है, लेकिन उसमें भी 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। फिर आपके क्वेश्चन है इसमें और नहीं है इस वाले भाग में, इस पेपर में। फिर लास्ट में हम देखते हैं उस पेपर में लास्ट में आपके मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर भी संदिग्ध लग रहा है आपके। हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि नवीनतम खोजों के प्रकाश में वैदिक हड़प्पाकालीन संबंधों पर विभिन्न मतों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अभी जो आपके critical examine various views regarding the Vedic Harappan relationship in light of the latest discovery। जो आपके थोड़े दिन पहले आप राखी गढ़ी में जो जीन था उसके बारे में जानकारी मिली, जैसा मैंने उस सिंधु घाटी वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो सिंधे वगैरह थे उन्होंने ये खोज की थी और उसमें ये बताया था कि भाई वैदिक जो हड़प्पा कालीन जो लोग हैं वो बाहर से नहीं थे, उनका कहीं बाहरी सभ्यताओं से कोई संपर्क नहीं था, वो एक स्थानीय संस्कृति थी जो मेसोपोटामिया या आर्यों के द्वारा इस संस्कृति को बनाने का उल्लेख मिलता है, या आर्यों के जो आक्रमण के उल्लेख मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो संदिग्ध लग रही है, और इवन यहाँ तक माना जाता है कि आर्य भारत से उल्टे बाहर गए थे। तो ये जो नवीनतम खोजें हैं वो आपके इन चीज़ों की तरफ ध्यान देती है, लेकिन समालोचनात्मक परीक्षण करना हमें, तो इसमें हमें यह लिखना है, लेकिन इनके अभी पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। और जो राखी गढ़ी का जीन है उससे सिर्फ ये बात खारिज हुई है कि मेसोपोटामिया सुमेरिया के लोगों ने सिंधु का निर्माता नहीं थे, लेकिन इससे यह साबित नहीं हुआ है कि आर्य जो थे वो भारत में बाहर से आए या नहीं आए। तो वो इस तरह की चीजें यहाँ हम देख सकते हैं। फिर आर्य जो थे वो भारत से बाहर गए, इस तरह के माइग्रेशन के भी अभी हमारे पास इतने पुख्ता प्रमाण नहीं है कि हम इस मत को स्वीकार कर ले। अभी तक हमें वही मत स्वीकार करना है कि जो पिराक में जो आपके बलूचिस्तान वाला इलाका अफगानिस्तान है, जहाँ पे आरे वाले रथ के पहिए पहले मिलने शुरू होते हैं, घोड़े के प्रमाण मिलने शुरू होते हैं, तो उनसे एक तरह से आर्यों के प्रवसन के प्रमाण आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये आपके हुआ। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह की चीज़ें जो है वो आपके पूछ सकते हैं इन इसमें। फिर अपनी जो यूनिट जो है आपके लास्ट यूनिट इसमें आज के जिस हमारे टॉपिक की वो हम देखते हैं। छठी जो यूनिट है हमारी, हम 6 यूनिट लेंगे, कुल 24 यूनिट है आपके। तो 4 वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कशन करूंगा, क्योंकि लंबा हो जाता तो आप लोग भी देख नहीं पाते हो ढंग से। ऑनलाइन में यही है कि हम सिर्फ देखने के लिए थोड़ा बहुत देख लेते, लेकिन पूरा अगर लंबी क्लास होती है तो बहुत मजबूरी में ही देखते हैं। तो जो हालांकि ऐसे भी लोग होंगे जो जिनको लग रहा है कि हमें पूरा देखना है वो भी देखेंगे, लेकिन ये भी यहाँ तक शॉर्ट वीडियोस मुझे लगता है ज़्यादा थोड़े ठीक रहते हैं, आप लोग भी आसानी से देखते हो, ज़्यादा बोर भी नहीं होते हो। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल, पीरियड ऑफ महाजनपद। अब इसमें क्या है, बड़ा टॉपिक है महाजनपदों का निर्माण, एक तो उनका उदय, क्या कारक थे, सारा कृषि क्रांति, लोहा आदि से सब आ जाता है इसमें। गणतंत्रीय व राजतंत्रीय प्रणालियाँ, गणतंत्र कहाँ थे, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, और राजतंत्र थे तो उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। नगर केंद्रों का उदय, जैसे राज्यों का उदय हुआ तो पहले नगरों का उदय हुआ कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के कारण, और उसी से बाकी चीज़ें भी बनी। फिर व्यापार मार्ग, उस समय उत्तरापथ दक्षिणापथ कौन कौन से ट्रेड रूट थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टंकण यानी मुद्रा ढलाई, आहत मुद्राएं जो शुरू होती है आपके। फिर जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार इनका किस प्रकार हुआ, क्या शिक्षाएं थी, क्या बातें थी। मगधों व नंदों का उदय, बिंबिसार से महापद्म नंद तक का, और सिकंदर और ईरानी दारा के आक्रमण और उनके क्या प्रभाव रहे। तो एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपके वो ये है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, रिपब्लिक एंड मोनार्कीज, राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, ट्रेड रूट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, स्प्रीड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, rise of Magadha and Nandas, Iranian and Macedonian invasion and their impact। तो एक तरह से जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेके मैंने बताया आपको कि 300 ईसा पूर्व तक का जो मौर्यों से पहले का जो काल है वो आपके ये है। इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं, आप खुद देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन हमें आज तक पूछे गए हैं। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले
इसमें जैसे एक साल में आपके नहीं आया, लेकिन बाकी साल में आए हुए हैं इसमें क्वेश्चन। ये तो वही पेपर है। ये रहा आपके कि गण संघ गैर राजतंत्री राज्य प्रणालियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए और उनका पतन किस कारण हुआ था। यानी कि गैर राजतंत्री यानी जो रिपब्लिक सिस्टम था आपके, गिव एन अकाउंट ऑफ गणा संघ नॉन मोनार्कियल स्टेट सिस्टम, व्हाई डिड दे डिक्लाइन। तो भारत में जो राजतंत्रीय प्रणालियां थी उनका क्या सिस्टम था, जैसे बौद्ध संघ प्रणाली थी, उसी से ये गणतंत्र वाली प्रणाली दोनों एक जैसी आपके समानता रखती है, और इन्हीं से ही बौद्धों में आई थी ये चीज़ हम मानते हैं। तो वो जो पूरा सिस्टम सलाका पुरुष सलाका ग्राह क्या होते थे, किस प्रकार उनका निर्वाचन होता था, लिस्टियों की जैसे 7707 राजा वाली जो गण मिलती है, एक पण जातक में मिलता, वो सारी बातें उनका जो सिस्टम है वो यहाँ था। और पतन किस कारण हुआ, तो साम्राज्यवाद जो आपके शुरू हुआ इसके कारण। एक तो जो शासक थे आपके बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, ये जो महत्वाकांक्षी शासक थे, महापद्म नंद, इन्होंने क्या किया, इन गणों को मिलाकर एक केंद्रीय या एक बड़े केंद्रीकृत, जिसको हम राजनीतिक इकाई के रूप में कहते हैं, मगध को डेवलप किया। तो इन क्षेत्रों को मिलाकर उन्होंने अपने में शामिल कर लिया। जैसे वज्जी थे, मल गणराज्य थे, तो वो अजातशत्रु ने जीत लिए थे। बाकी कुछ छोटे थे उनको महापद्म नंद ने जीता, और बाकी चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो एकीकृत हो गए। तो ये जो थे आपके, बाकी कईयों का सिकंदर ने विनाश किया आक्रमण के समय, हम देखते हैं पश्चिमोत्तर भारत में। तो ये जो गण थे, गण संघ थे, ये एक तो विदेशी आक्रमण के कारण और एक भारतीय शासकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के शिकार बने, जिसके कारण जो है इनकी समाप्ति हुई। तो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन था। तो आपके क्वेश्चन पूछते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे ये आपके सर्मानिक धर्मों की संकल्पना के मूल बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में उपनिषदीय विचारधाराओं में से थे। अब सर्मानिक, ये सरमन जो है, इस बार लोग कह रहे हैं ये सरमन शब्द कहाँ से आया, क्वेश्चन में आए हुए हैं। ये आपके सर्मानिक धर्म की संकल्पना के मूल, सर्मानिक यानी जो आपके श्रमण जो है उत्तर वैदिक काल में ऐसे लोगों को कहते जो आरण्य की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे, जो घर छोड़ के जंगलों में भाग गए थे, वो जो आपके घुमक्कड़ टाइप के होते थे, उनको हम श्रमण कहते हैं। तो श्रमणवादी धर्मों की संकल्पना के मूल उपनिषद और आरण्यक में ये चीज़ आती है, क्योंकि आरण्यक जंगल में लिखे गए थे, ये वही लोग थे, और इन्हीं से ही बाद में उन्हीं की विचारधारा विकसित होकर उपनिषदों के रूप में आई, जो भौतिकवादी जो संस्कृति थी उसके विरोधी थी। और उसी भौतिकवादी संस्कृति, यज्ञ, ईश्वर, इन सब चीज़ों के एक तरह से विरोध में ये बातें थी, और इन्हीं से इन नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म मुख्य थे। तो जो बौद्धों की जो अधिकतर बातें हैं वो आपके इनसे ली हुई है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे आत्मा है, बौद्ध अनात्मवादी है, लेकिन उपनिषदों में आत्मा की बात मिलती है, आत्मा और परमात्मा के एकत्व की। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, कर्म कांड वगैरह, उन सब का विरोध जो है वो उपनिषदों में मिलता है, और वो की वो बात बाद में आपके बौद्ध धर्म में दिखाई देती है। अहिंसा की बात है, परिग्रह की बात, एक उच्च नैतिक जीवन की जो बात है, वो इन दोनों में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है चीज़, आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और हमें ध्यान रखने हैं कि भाई पूछ लेते हैं, कभी कभार नहीं पूछते वो अलग चीज़ है, लेकिन अधिकतर जो आपके है वो पूछते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूछा गया कि द्वितीय नगरीकरण ने संगठित निगम क्रियाकलापों को उत्पन्न किया जो गुप्त काल के दौरान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। The second urbanization gave rise to the organized corporate activities that reached their zenith during the Gupta period. Discuss. अब इसमें जो आपके 6ठी सदी ईसा पूर्व दूसरे नगरीकरण के समय जो श्रेणियां का उदय हुआ, जिसको हम पढ़ते हैं श्रेष्ठी, सार्तवा, और ये जो शिल्प थी वो आपके किस में संगठित थी, गिल्ड सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं श्रेणियां। तो ये जो श्रेणियां थी ये इस युग में सबसे पहले अस्तित्व में आई। धीरे धीरे ये श्रेणियां मजबूत होती गई, इवन इन्होंने सिक्के भी ढाले कई जगह पे। पूरे नगर की जो प्रशासन इन श्रेणियों के हाथों में था गुप्त काल में तो। और प्रथम कुलिक जो था आपके
आपके जो श्रेष्ठी था, वो जो विषय महतर जो जिले की समितियां होती थी, इवन वहां तक सदस्य बन गए, अपनी सेनाएं भी रखने लगी, सिक्के भी डालने लगे। तो गुप्त काल में तो एक तरह से जो राजा के अधिकार थे वो किन्होंने ले लिए, इन श्रेणियों ने ले लिए। तो पहले यहाँ शुरू हुई, मौर्य काल में डेवलप हुई। मौर्योत्तर काल में व्यापार जो भारत का एक तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से स्वर्ण युग कहलाता है मौर्योत्तर काल, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। और गुप्त काल में इन्होंने भी सामंतवादी तत्वों का फायदा उठाया और प्रशासन में अपनी भागीदारी निश्चित की, तो वो और ज़्यादा मजबूत हुई। तो इस तरह से हम इस पूरे सिस्टम को देख सकते हैं आपके। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके, आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि चीज़ें किस तरह की आती है और हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ भी आया कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म धर्म के क्षेत्र के अधीन सामाजिक आंदोलन थे, एक तरह से ये सोशल मूवमेंट थे। किस प्रकार थे हमें बताना है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर सोशल मूवमेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिलीजन। क्योंकि भारत में आपको ये चीज़ माननी है कि हमारे यहाँ धर्म और समाज कभी अलग नहीं रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई जो सामाजिक मान्यताएं हैं वो धर्म से जोड़ दी गई है और कई धार्मिक मान्यताएं वो समाज से जोड़ दी गई है। तो ये जो आंदोलन थे ये धर्म के क्षेत्र में चले, धार्मिक सुधार, या ये जो व्यक्ति थे वो धार्मिक पुरुष थे, लेकिन उन्होंने जो अधिकतर बातें की, जैसे जाति वर्ण व्यवस्था में बदलाव की हो, या फिर आपके स्त्रियों की बात हो, उनको अपने संघ में जगह देनी हो, जो गरीब या निचले तबके के लोग थे, जो वर्ण व्यवस्था में निचले तबके के लोग थे, उनको अपने धर्म में स्थान देना हो, तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने की। तो एक तरह से एक बड़ा सामाजिक आंदोलन हुआ जिसके कारण ही ये धर्म ज़्यादा लोकप्रिय हुए। केवल ये धर्म तक सीमित रहते तो इनको इतनी लोकप्रियता शायद उस समय नहीं मिलती। तो इस तरह से हम ये बातें यहाँ समझ सकते हैं। तो ये जो आपके मैंने आप लोगों को बताई कि हमारी जो यूनिट्स थी जिनके बारे में हमने आज डिस्कशन किया, और अब हम मैप के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें हमें कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपकी इन यूनिट्स का, यानी कि हमने पहली यूनिट ली, दूसरी तीसरी ली, और आपके चौथी पांचवी और छठी यूनिट ली। ये जो यूनिट है इनसे आप देख सकते हो कि सिंधु घाटी और वैदिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाकी से एक एक बार आपके जैसे एक साल इससे पूछ लिया, एक साल इससे पूछ लिया, तो आप सिंधु और वैदिक वाला पीरियड जो है बहुत अच्छे से कर लो। और बाकी की ओवरऑल आपको तो लगभग पूरे सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो आपको सिलेबस के बारे में कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हो। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। अब हम मैप की बात करते हैं कि किस तरह के जो मैप वाले जो क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे ये आपके कि मानचित्र पर इनमें 30 शब्दों में आपको लिखना है। पहले आपको ऐसी दे दी जगह, साइट्स दे दी कि अब जैसे पहला है महापाषाण या भूनिवेश स्थल। तो महापाषाण मेगालिथ मैंने बताया अधिकतर दक्षिण भारत में होंगे, तो आपके उस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा साउथ इंडिया वाले पार्ट में। तो महापाषाण साइट्स जो है यहाँ पे पहला जो है आपके होना चाहिए, तो ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे मिला तमिलनाडु में, यानी या तो तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मेगालिथ साइट्स जो है वो आपको मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब आप अगर मैपिंग में आप एक तो पाषाण युग के जो स्थल जितने भी हैं उनको आप देख लो, ताम्रपाषाण युग इनके स्थल आप देख लो, महापाषाण के स्थल देख लो, सिंधु घाटी के स्थल आप देख लो। तो इनके तो आप सारे स्थल देख लो। फिर इसके बाद जैसे आपके कला से संबंधित है, कहीं जैसे स्तूप मिलते हैं, चैत्य मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, आपके गुफाएं मिली है, अगर आप ये वाला, और चित्रकला जो है आपके मिलती है। तो आप अगर इनके साइट्स जो खास साइट्स है आपके, जैसे अमरावती है, चैत्य स्तूपों में आप नागार्जुन कोंडा है, उनके बारे में भट्टी प्रोलू है, तो कुछ पर्टिकुलर साइट्स आप ध्यान रखते हो। इसी तरह कारले, कनेरी, चैत्यों के बारे में जुन्नर वगैरह, मंदिर में जो गुप्तकालीन आपने अगर ध्यान रख लिया तो अधिकतर चीज़ें आपको मिल जाएगी। और अजंता, एलोरा, आपके उदयगिरी, इन पर्टिकुलर जो गुफाएं ज़्यादा नहीं है यहाँ, ये साइट ज़्यादा है आपके, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी। इनसे अधिकतर जो क्वेश्चन इन्हीं से ही मिलेंगे, बाकी आपके यहाँ मिल जाएंगे कला से। और फिर आपके आता है राजनीतिक केंद्र तीसरा, जैसे राजधानियाँ थी, कन्नौज कहाँ है, थानेश्वर कहाँ है, तो मेन जो सेंटर थे उनके आपके वो, या महाजनपदों वाले जो केंद्र राजधानियाँ हुई आपके। और फिर आपके आर्थिक केंद्रों में
आपकी जितनी भी खास बातें हैं, एक तो बंदरगाह और एक मंडिया जीती हुई थी, जैसे प्रतिष्ठान, पैठन, तगर वगैरह कहाँ थी, तो वो। तो आपने अगर इन चीज़ों को कवर कर लिया तो आपको लगभग लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप देख सकते हो जैसे गुहा चित्र, ताम्र पाषाण स्थल, पूरा पाषाण सांस्कृतिक केंद्र, टेराकोटा सेंटर, सिंधु घाटी से हड़प्पा कालीन स्थल, सांस्कृतिक स्थल, चित्रित धूसर मृदभांड स्थल, यानी आता उसी में से ही है। आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक कृषि, ताम्रपाषाण, मंदिर, वही मैंने जो बताया आपको। अगर आपने ये चीजें कर ली, यानी कि पाषाण, ताम्रपाषाण, महापाषाण, सिंधु घाटी के बारे में आपने साइट्स का पता कर लिया, तो आपकी अधिकतर चीजें पूरी हो गई। और महाजनपदों की राजधानी आपने पढ़ ली। फिर राजधानियां, सांस्कृतिक केंद्रों मैंने बताया, मंदिर, स्तूप, चैत्य, गुहाएं जहाँ मिली है और चित्रकला मिली है वो। और फिर आपके आता है आर्थिक में व्यापार केंद्र, बंदरगाह या शिल्प केंद्र। बहुत पर्टिकुलर साइट्स जो है, आप अगर आप 150 से 200 साइट्स तैयार कर लेते हो तो मुझे लगता है कि इसमें से अधिकतर जो चीज़ें हैं आपके सही हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, आप इस मैप को ऐसे बांट लो 4 भागों में, कि मुझे पहले तो यहाँ की साइट्स ध्यान रखनी है आपने, कि इस पोर्शन में कौन कौन सी साइट्स है और इन युगों में कौन सी है, जैसे पाषाण में कौन सी है, ताम्रपाषाण में कौन सी है, महापाषाण में कौन सी है, सिंधु में कौन सी है, और बाकी जो राजनीति के अंदर एक एक आपने ये जो ब्लॉक है इस मैप का, भारत के मैप का, आपने ये और पाकिस्तान तक वाला जो स्थल आपने कवर कर लिया। फिर आप इसी तरह ये वाला पोर्शन कवर कर लो। अगर आप इस तरह भी कर लोगे तो भी आपको आधी साइट्स मिल जाएगी आपके। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। और फिर बंदरगाह देख लो पुराने कौन कौन से है। यहाँ पे बीच की साइड्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कम टाइम है तो आपने अगर ये 2 ब्लॉक बना के यहाँ की साइड्स देख ली, और फिर आपने अगर बंदरगाहों पे आपने ध्यान दिया दक्षिण भारत के, तो आपको अधिकतर चीज़ें जो है वो आपके इस क्वेश्चन में मिल जाती है और आपका ये क्वेश्चन सही भी होगा आपके। तो इस तरह से ये है, आप देख सकते हो मैपिंग सारी ऐसी है। वही चीज़ें आपको मिलेगी, कला शैली, प्राक, हड़प्पा, ताम्रपाषाण, हर 3 साल के मैप में आपको यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं मिलेगा। अधिकतर जो साइट्स है आपको वही देखने को मिलेगी। वही देखो आप, ताम्रपाषाण, हड़प्पा, हड़प्पा प्राचीन राजधानी। अब आप देखो इसमें अपन ऐसे करते हैं तो अधिकतर जो साइट्स है यहाँ है, अधिकतर यहाँ है, बाकी आपके तटीय स्थलों पर आपको मिल जाएगी। तो आपकी लगभग इतनी साइट्स जो है वो आपके क्लियर। पूरी साइट्स किसी को भी नहीं मिलती है। आप ये मत सोचना कि इनके सब सही हो गया या सारी साइट्स मिल गई, ऐसा नहीं है। सारी साइट्स नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी, किसी के भी सही नहीं होगी, तो आपके भी उतनी होगी जितनी बाकी लोगों के होगी। तो आप अगर ये 20 साइट्स है हमारी, इसमें से आप अगर 14 से 15 साइट्स अच्छे से लिख लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके खराब नहीं जाएगा और अच्छा जाएगा। आप पूरा इसको ऐसे देख सकते हो, आप खुद को आइडिया हो जाएगा कि मुझे किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। ये वाला पोर्शन और आपके ये वाला पोर्शन, और फिर आप तटीय भागों वाले पोर्शन पे ध्यान दोगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। अब इसमें जैसे एक प्राचीन राजधानी आपको पूछ लिया, कोई भी जैसे अपन किसी चीज़ को उठा के देख सकते हैं कि एक प्राचीन राजधानी, इसमें जो है आपके ये, अब ये जो प्राचीन राजधानी कौन सी है, अब जैसे यहाँ पे प्राग ज्योतिषपुर है, ये कौन सी है। अब आप लोगों में से कईयों ने सुना ही नहीं होगा प्राग ज्योतिषपुर। ये भास्कर वर्मा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप देखो कहाँ पूछा, ये मैंने तो रैंडमली हाथ लगाया और यही चीज़ है यहाँ मिली। भास्कर वर्मा फर्स्ट जो था हर्षवर्धन के समकालीन। तो असम का क्षेत्र है, किस नदी के तट पर है, किसकी राजधानी थी और किस कला के केंद्र के रूप में जाना जाता था, ये महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपके यहाँ आनी चाहिए। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो ये लिखने का तरीका वही है जैसे अपन सिंधु घाटी के स्थल पढ़ते हैं, कौन सी जगह थी, किसने उत्खनन किया, किस क्या केंद्र था, क्या चीज़ें मिली, वैसे वैसे इन साइट्स के बारे में आप लिख सकते हो एग्जाम में। क्योंकि 30 वर्ड्स जो है आपको देखो लिखा हुआ है इसमें स्पेसिफिक कि इतने ज़्यादा शब्दों में हमें नहीं लिखना है, 30 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो 30 शब्द आपके हो जाते हैं। तो इस मैप वाले क्वेश्चन में घबराने की आपको जरूरत नहीं है। पहले तो उल्टा और ख़राब आता था, मैप में आपको मैप बना हुआ ही नहीं आता था। पहले तो हमें जब हम लोग एग्जाम देते थे साइट्स ही आपको तय करनी होती थी, हिस्ट्री में भी
कि ये स्थल है, ये यहाँ है। तो अब आधा काम आसान हो गया, साइट्स दे दी, अब आपको देख के बतानी है, तो आइडिया लगभग हो जाता है अगर आप ऐसे तैयार कर लेते हो तो 6 यूनिट जो थी वो हमने आज देखी, बाकी 6 देखेंगे। इस तरह से 4 में आपके पूरा हो जाएगा। इतिहास में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इतिहास जो है आप अगर थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से इसको पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो। इन कोचिंग गुरुओं के चक्कर में पढ़ने की बजाय अगर आप इग्नू के जो नोट्स है प्लस जो केसी श्रीवास्तव वगैरह जो आपके बुक है, पुरानी एनसीईआरटी ले लो, केसी श्रीवास्तव, इसमें मध्यकाल में हरिश्चंद्र वर्मा और आधुनिक में आपके विपिन चंद्रा की बुक और राम लखन शुक्ल की बुक, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है तो यहाँ आपको इन बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये बुक्स और सतीश हरिश्चंद्र वर्मा, साथ में आप सतीश चंद्र या इम्तियाज अहमद की बुक देख सकते हो, और विश्व इतिहास में वही जैन माथुर। तो अगर आप इसमें प्राचीन जो आपने पढ़ा आज, उसमें अगर आप इग्नू और केसी श्रीवास्तव प्लस थोड़ा बहुत अगर आप मदद इस बुक से लेते हो, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, अभी भी मिलती है, ऑक्सफोर्ड किसी पब्लिकेशन से आती है, तो फिर आपके एंशिएंट वाले जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। एटलस के लिए केसी श्रीवास्तव में पीछे दिया हुआ मैप भी दिए हुए हैं, आप साइट्स देख सकते हो। आधुनिक जो ऑक्सफोर्ड एटलस है ज्योग्राफी का, उससे भी कई साइट्स मिलती है, तो वो भी आप देख सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन वाली, जो आपकी समस्या नहीं होगी। और इस बुक में पीछे दी हुई है ये साइट्स वगैरह, कुछ आप खुद तैयार करो जब आगे आती है, जब आप पढ़ते हो तो। बाकी इस बुक्स में पीछे दिए हुए हैं, उन स्थलों के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, तो वो आपको याद करनी है, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इन बुक्स के सहारे आप इसमें अच्छा कर सकते हो। अगली यूनिट में हम ऐसे ही देखेंगे, जो 6 यूनिट है उनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है और हमें क्या चीज़ पढ़नी है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।